हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने मार्क्स को भी कंप्लीट किया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन ऑफ द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट, दैट्स मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हम मैक्स वेबर के 3 मेन कंसेप्ट समझेंगे। वन इज द सोशल एक्शन, अनदर इज द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सोशल एक्शन एंड इसके टाइप्स भी समझेंगे, ठीक है। तो मैक्स वेबर के कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको मैक्स वेबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे कि मैक्स वेबर कहाँ से थे, इन्होंने ये किस पर्सपेक्टिव के साथ बिलोंग करते हैं, ठीक है। उससे पहले 2 आइडियाज़ आपको, कोट और दुर्खेम दोनों बिलोंग करते हैं पॉजिटिव साइंस को, ठीक है। उन दोनों की अपोजिशन प्लस मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। इन तीनों की अपोजिशन, इन तीनों के आइडियाज़ को अपोज किसने किया है, वो मैक्स वेबर ने किया है, ठीक है। अगर आपको कभी भी मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स पढ़ना है तो उसके साथ साथ आपको मैक्स वेबर पढ़ना है। कार्ल मार्क्स की जो हम दूसरे टर्म्स में बोलेंगे उसके लिटरेचर का क्रिटिसिज्म, उनके आइडियाज़ का क्रिटिसिज्म मैक्स वेबर ने किया है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, जो बाकी सोशल साइंस वाले मार्क्स पढ़ते हैं, वो मोस्टली उनके चांसेस होते हैं वो मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी वाले जब वेबर को पढ़ते हैं तो वो फिर देखते हैं कि मार्क्स की जो आइडियाज़ थे उनका क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा किसने किया, वेबर ने किया है, ठीक है। तो वेबर को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, उतना इजी नहीं है, लेकिन मैक्स वेबर एक बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल और मैं तो ये कहूँगा वन ऑफ माई फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट्स। अगर आपको सोसाइटी समझनी है, अगर आपको सोशियोलॉजी समझनी है तो मैक्स वेबर के आइडियाज़ को आपको ज़रूरी पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मैक्स वेबर किस से बिलोंग करते हैं। ये हर्मेन्यूटिक्स के साथ बिलोंग करते हैं। ये लोग अपोजिट टू साइंस है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशंस, ठीक है। चीज़ों को इंटरप्रेट करना, यानी खुद इंडिविजुअल चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, उसकी मीनिंग उसको समझता है, उसको डिसिफर करता है चीज़ों को, उनको निकालता है उसमें मीनिंग क्या है, पढ़ता है, खुद मीनिंग करता है, इंटरेक्शंस की मीनिंग निकालता है, इंटरप्रिटेशन करता है, जिसको हम हर्मेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। यह अगेंस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है, जिसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी बोलते हैं। डिटेल्ड स्टडी, ये डिटेल स्टडी करते हैं लेकिन सब्जेक्टिव करते हैं। ऑब्जेक्टिव टर्म याद रखना, ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट कौन कौन थे, दुर्खियम और अगस्कोट। मैक्स वेबर क्या है, ये सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो कि जिन्होंने ऑब्जेक्टिवली काम के साइंटिफिक मेथड्स, इसने कहा नहीं हमें सब्जेक्टिव, हम साइंटिफिक मेथड्स यूज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को खत्म नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशियोलॉजी करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हर्मेन्यूटिक्स, जैसे बाइबल है, रीडिंग मेथड्स है, ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कि समझना दुनिया में लिटरेचर जो भी है, बाइबल, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको अंडरस्टैंड करना, जो भी होली बुक्स हैं उसको वो बोलते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यू गेट द डीपर हिडन मीनिंग। उससे आपको पता चलती है डीपर हिडन मीनिंग कि उसमें आपका रीडिंग बिटवीन द लाइन्स होते हैं कुछ, अगर आपके पास लाइनिंग्स 2 आते हैं आप उसकी मीनिंग समझते हैं, लेकिन उसके पीछे भी हम बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, उनके पीछे भी आइडिया होता है जो आपको धीरे धीरे फिर समझ आएगा जब एक अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आती है। हिडन मीनिंग होती है बट ऑनली अ सब्जेक्टिव मीनिंग, ठीक है। इसके थियोरिस्ट दिल्थी दे कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइपोलॉजी जिसने दी है पर्सनैलिटीज, ठीक है। ग्लैंडनर ये भी हैं इसके साथ। तो ये हर्मेन्यूटिक्स के साथ बिलोंग करते हैं या इंटरप्रेटेटिव ट्रेडिशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है, यह याद रखना है। इसके बाद अब आते हैं मैक्स वेबर पे। तो पहले ही मैंने आपको आइडिया दे दिया है इन दोनों के पीछे, एक तो उन दोनों के जो आइडियाज है सब्जेक्टिव सोशियोलॉजी को साइंस बनाना, उसका क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा वेबर ने किया। इसने ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी को कैंसिल किया, इसने कहा नहीं इंटरप्रिटेशंस पे, माइंड मेंटल सेटअप, हम साइंटिफिक मेथड्स यूज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को खत्म नहीं कर सकते। और दूसरा आपको याद रखना है कि मार्क्स की जो हम कहते हैं, मार्क्स की जो धज्जियां उड़ाई है वो मैक्स वेबर ने उड़ाई है, ठीक है। उसके आइडियाज, उसका क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा वेबर से आपको मिलेगा। वेबर उसके हर किसी आइडिया का क्रिटिसिज्म करता है और उसको एक नए आइडियाज, ऑल्टरनेटिव आइडियाज प्रोवाइड करता है, ठीक। चलिए तो समझते हैं मैक्स वेबर 21 अप्रैल 1864 पुरुषिया और 14 जून 1920 जर्मनी में, ठीक है। कंपैरिजन टू मार्क्स, कंपैरिजन इसको
मार्क्स के साथ हम करेंगे, ठीक है। सेंट्रल इन सोशल साइंस एंड मेन इन सोशियोलॉजी। सेंट्रली सोशल साइंस है, मिडिल प्रोटेस्टेंट फैमिली थे, हिज फादर वाज पॉलिटिशियन, ठीक है, हिंडनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आल्सो सर्व्ड इन मिलिट्री में भी इन्होंने काम किया है। 1848 में ही रिटर्न टू बर्लिन, जहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी में लॉ डिग्री हासिल की और डॉक्टरेट पॉलिटिकल इकोनॉमी में इन्होंने किया। 1894 इन्होंने ज्वाइन किया प्रोफेसर, फिर वापस आए हिल्डनबर्ग यूनिवर्सिटी, वहाँ एज ए प्रोफेसर। एट द एज ऑफ 32 वो प्रोफेसर बने थे, ठीक है, जर्मन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। रिजाइनड फिर वहाँ से फिर वापस चले गए, ठीक है। हिज फादर डाइड 1897 विच क्रिएटेड ए नर्व प्रॉब्लम टू हिम, ठीक है। आफ्टर रिकवरी फ्रॉम इट ही बिकेम, वो दोबारा से फिर प्रोफेसर बने, ठीक है, प्रोफेसरशिप पे वापस चले गए। फाउंडेड जर्मन स्कूल सोसाइटी इन 1910, याद रखना। और हिज होम बिकेम ए सेंटर वाइड इंटेलेक्चुअल्स, इसका जो घर था वो सेंटर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स था, वहाँ बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो उस वक्त आते थे। जॉर्ज सिमेल, ठीक है, हर्बर्ट मिचेल्स, जॉर्ज ल्यूक्स, वो सब किन के घर आते थे? मैक्स वेबर के घर आते थे, ठीक है। सो इसीलिए इंटेलेक्चुअल माहौल में रहो तो इंटेलेक्चुअल बनोगे, ठीक है। इसीलिए रायमंड अरोरा ने कहा कमेंट्स ऑफ मैक्स वेबर द ग्रेटेस्ट ऑफ द सोशियोलॉजिस्ट, इसको कहा है। 1904 में ट्रैवल्ड टू यूएसए एंड स्टार्टेड फाउंडेड वर्क द प्रोटेस्टेंट सिटी एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसने वहीं पे लिखी है। कहाँ? जब कहाँ गए थे? यूएसए में जब ये गए थे, ठीक है। देन इनके मेजर बुक्स, यहां से क्वेश्चन आते हैं। द प्रोटेस्टेंट सिटी एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 901, लेकिन याद रखना ये बुक जो है ये लिखी है मैक्स वेबर ने, इसको ट्रांसलेट टैलकट पार्सन ने किया है। ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में कि आप ये बताइए अगर पेपर थोड़ा डीप आएगा तो वो इस लेवल का आता है। जैसे मैंने आपको सोशल स्टैटिक सोशल डायनेमिक्स में कहा था, कोड ने कंसेप्ट दिया लेकिन उसकी बुक किसने लिखी है, ये इस वीडियो लेक्चर में ये नीचे बता देना, ठीक है। तो यहां प्रोटेस्टेंट सिटी एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को किसने ट्रांसलेट किया? टैलकट पार्सन ने, ठीक है। याद रखना साथ साथ रिलीजन ऑफ चाइना, ये भी इसी ने स्टडी किया है। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द रिलीजन ऑफ इंडिया, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को भी इसने स्टडी किया है। एंशिएंट जुडाइज्म को भी इसने स्टडी किया है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रिलीजन, द सिटी, 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल्स, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेटेड बाय पार्सन, इसको भी टैलकट पार्सन ने किया है, याद रखना, ठीक है। द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। द रैशनल फाउंडेशंस ऑफ म्यूजिक, पॉलिटिशियन एज वोकेशन, साइंस एज वोकेशन, दोनों याद रखना। पॉलिटिक्स एज वोकेशन, साइंस एज वोकेशन, दोनों इसकी। ही वाज क्रिटिसाइज्ड टू बोथ दुर्खियम एंड मार्क्स, स्पेशली टू पॉजिटिविज्म का ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल था, ठीक है। इन दोनों के आइडियाज और पॉजिटिविज्म के आइडियाज पे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसने किया है। तो मेजर आइडियाज फॉलोड इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन, जो समाज में आप एक्शंस करते हैं उसकी लेवल की अंडरस्टैंडिंग, जो भी हम एक्शंस करते हैं वो उनको डिवाइड करता है खाली 4 एक्शंस में। हमारी सारे एक्शन 4 एक्शंस में वो बताता है, हम सारे एक्शंस अंडर द डोमेन ऑफ 4 एक्शंस करते हैं, और वो कहता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। इसी एक्शन को समझना है सोशियोलॉजी को, उसी को हम कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। इंटरप्रिटेटिविज्म, रैशनैलिटी पे इसने काम किया है, ठीक है। मिसफॉर्चून एनालिसिस इसने किया, ब्यूरोक्रेसी पे काम किया जो आपको दिया गया है। हिंदू एस्थेटिज्म इसने कहा, डिसएनहेंसमेंट काजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैशनैलिटी इसने कहा है। डिसएनहेंसमेंट इसने कहा हम कैलकुलेटेड टाइप पे अब हम लोग काम करते हैं, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये करना। डिसएनहेंसमेंट जो मॉडर्निटी की वजह से आया, ठीक है, ठीक। देन उसके बाद आयरन केज, मशीन एज। आयरन केज ये इस दौर को बोलता है कि हम आयरन केज में हैं। आयरन केज मतलब मशीन एज, हम लोग अभी मशीन एज में, हर कोई चीज मशीन से होता है, ठीक है। लाइफस्टाइल एंड लाइफ चांसेस इसका कंसेप्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, याद रखना सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, थियोडेसी, रिलीजन एंड प्रोटेस्टेंट एथिक, ठीक है। पैट्रिमोनियलिज्म, रॉयल फैमिली, एक्सरसाइज पावर जिसको ये बोलता है, सोशल एक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में इसके कंसेप्ट है वो याद रखना। वैल्यू रिलेवेंस, वैल्यू फ्री, रिफ्लेक्सिविटी, न्यूट्रलिटी, आइडियल टाइप, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है डीप डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आप डिटेल्ड अंडरस्टैंड कीजिए सोशल एक्शन को जो एक इंडिविजुअल एक्शन करता है। मल्टी कैजुअलिटी, ये भी इसी का कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी है इसका, टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी है, अर्बन सोशियोलॉजी और पॉलिटी पे भी इसने काम किया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम, ठीक है।
तो पहला कंसेप्ट जो इसका हम समझेंगे वो है, इसने दिया है सोशल एक्शन। इसने कहा है, याद रखना, इसको हम बाद में समझेंगे लास्ट में, अभी तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे सोशल एक्शन। सोशल एक्शन शुड इन्वॉल्व टू आर मोर, याद रखना, मीनिंगफुल सोशल एक्शन, मोर लाइक टू एक्शन एंड रिएक्शन। देखिए ये कहता है सोशल एक्शन, समाज में जो इंडिविजुअल काम करता है, समाज में जो भी काम करता है, वो सब आते हैं किसमें, सोशल एक्शन में। तो ये कहता है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सिंपल आप याद रखिए, सोशियोलॉजी को क्या स्टडी करना है, यही सोशल एक्शन, इसको स्टडी करना है। लेकिन सोशल एक्शन होता क्या है, सोशल एक्शन किसे बोलेंगे, मीनिंगफुल एक्शन होना चाहिए। मीनिंगफुल एक्शन मतलब उसका मकसद होना चाहिए, उसका कुछ मकसद होना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसका कुछ मकसद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, मोर लाइक टू बी एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं उसमें जरूरी है उसमें दूसरा इन्वॉल्व होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पहला क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल, उसका मकसद होना चाहिए। दूसरा, उस एक्शन में दूसरा इन्वॉल्व होना चाहिए। उसमें एक्शन एंड रिएक्शन, अगर आप यहां से कुछ करते हैं वो वहां से रिएक्शन दिखाएगा। अगर आप किसी को यहां से थप्पड़ मार दें तो वो आपको वहां से थप्पड़ वापस मारेगा। ठीक है, सोशल एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर सोशल एक्शन को हम समझते हैं। देखिए ये कहता है, ये कहता है एनी एक्शन, जो भी आप एक्शन करते हैं, जो भी आप एक्शन करते हैं इज सोशल, जो भी आप एक्शन समाज में करते हैं वो सोशल है। लेकिन कैसे हैं, बाय द वर्चू ऑफ अदर्स। उसमें क्या होने चाहिए, उसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व होने चाहिए। ऑफ द मीनिंग्स अटैच टू इट, उसमें मीनिंग्स अटैच होने चाहिए। शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, यानी उसके पीछे अगर आप कोई काम करते हैं, सोसाइटी में कोई एक्शन करते हैं, उसके पीछे पहला होना चाहिए उसमें दो और भी लोग होने चाहिए उस एक्शन में इन्वॉल्वमेंट। दूसरा होना चाहिए उसमें कोई मोटिवेशन होना चाहिए कि आपके पीछे क्या मोटिवेशन है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैं कोई आप यहाँ पे लकड़ी काट रहा है तो उसके पीछे क्या मकसद है, पहले वो लकड़ी काट रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो दूसरों को बेच रहा है, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। तीसरे क्या कर रहा है, उसका मोटिवेशन क्या, मुझे उससे पैसा मिलेगा। ठीक है, या एक्टर मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द एक्शन। मीनिंग टू अटैच्ड मतलब होता है एक्शन को एक्टर को पता होना चाहिए, वो कॉन्शियस मैं क्या कर रहा हूं। समझ आई बात, ये नहीं कि उसको पता ही नहीं है मैं कह रहा हूं, वो सोशल एक्शन नहीं मानता है मैक्स वेबर। वेबर क्या कहता है, पहला क्या होना चाहिए, मीनिंग टू अटैच्ड, उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। मीनिंग टू अटैच्ड बाय द एक्टर, किसको पता होना चाहिए, एक्टर को पता होना चाहिए। इट टेक्स इनटू अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है पॉसिबल रिएक्शन ऑफ अदर, जब वो काम करेगा उस काम से लोग उसको क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अगर आप सोसाइटी में अभी बाहर निकलेंगे, कोई शोर मचाएंगे तो लोग आपको रिएक्ट करेंगे, ये सोशल एक्शन है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आपको पता है माइंड में कि मैं ये चीज कर रहा हूं, इससे ये चीजें होंगी, आप कॉन्शियस भी है। 3 चीजें याद रखनी है, लोग इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टर कॉन्शियसनेस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसमें एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए। टेक्स एक्टर इन टू द अकाउंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर्स, मस्ट रिलेट विद द अदर्स। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि उसमें अदर्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, द बिहेवियर ऑफ अदर्स भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। एंड इज दियर बाय ओरिएंटेड टू इट स्कोर्स, फिर हम कहते हैं ये सोशल एक्शन है। आई बात समझ में, नेक्स्ट पर क्या कहता है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होता है, वो कहता है सोशल एक्शन वो काम होता है, वो एक्शन होता है समाज में जो एक एक्टर करता है। पहले उसमें लोग इन्वॉल्व होने चाहिए, दूसरे लोगों के साथ वो काम करे। ठीक है, तीसरा उसमें कॉन्शियसनेस, उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। और एक फैक्टर उसमें ये होना चाहिए कि उस काम पे लोग उसको क्या करे, एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए। अगर वो यहां से कोई काम करता है वहां लोग उसको रिएक्ट करेंगे, तो उसी को क्या बोला जाता है, वही सोशल एक्शन है। 3 फीचर्स याद रखना। पॉइंट नंबर 1, पहला सोशल एक्शन वो सोशल एक्शन है, एक्शन वो सोशल होती है, यानी वो एक्शन होती है, मैक्स वेबर ने कहा, जिसमें क्या होने चाहिए, उसमें मीनिंग से अटैच होने चाहिए। मीनिंग से अटैच मतलब इसका मोटिवेशन होना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है। ठीक है, उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तीसरा, उसको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। और चौथा जो सबसे जरूरी है, उसको अदर्स का अकाउंट भी लेना है, उसमें उसको पता होना चाहिए कि एक्शन अगर मैं करूंगा तो मेरा रिएक्शन क्या रहेगा, लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा, उसी को वो सोशल एक्शन कहते हैं। फिर वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, वो कहते हैं एक्सीडेंटल कोलिजन ऑफ द बाइसिकल्स, इन्वॉल्वमेंट जैसे पेन क्राइज फॉर, उनके बीच में एक एक्सीडेंट होता है, इन अचानक से होता है, उनको पता ही नहीं होता हमारा एक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो वो कहता है ये चीजें जो है नॉट रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्शियस थॉट प्रोसेस, कॉन्शियस की वजह से नहीं हुआ, तो इसको हम सोशल एक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो
वो कहते हैं सोशल एक्शन को समझने के लिए हमें जरूरी है सोशल एक्शन एंड वर्सेटाइल अप्रोच, हमें वर्सेटाइल अप्रोच यूज करना पड़ेगा। VRSATION वर्सेटाइल अप्रोच। वर्सेटाइल अप्रोच क्या है? उसने कहा किसी भी एक्शन को समझने के लिए वर्सेटाइल हम यूज करेंगे। वर्सेटाइल एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, हम डिटेल से एक्शन को समझेंगे। वो कैसे समझाते हैं देखिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन थ्रू वर्सेटाइल, वो दो चीजें इसमें समझाते हैं, टू टाइप्स, ठीक है। एक्यूलूटस ये जर्मन टर्म है, ठीक है। इरेक्लेंडस ये भी जर्मन टर्म है। इसका मतलब क्या है? एक्यूटुलस वो कहता है डायरेक्ट हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी के पास एंगर है, किसी के पास फ्रस्ट्रेशन है, कोई ये एक वुड कटर कर रहा है, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर द वेबर। वेबर कहता है नहीं, ये सोशल एक्शन समझने के लिए काफी नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व ही खाली नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है एलेक्लेंड्रस वो कहता है एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। फिर वो कैसे समझेंगे हम? वो कहता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्ट इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन। हम देखेंगे ये काम क्यों कर रहा है, इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ये एक्शन क्यों कर रहा है, ये सोसाइटी में ये सोशल एक्शन क्यों कर रहा है ये, तो इसके पीछे हम मोटिवेशन देंगे। दैट गेव राइज टू इट, किस मोटिवेशन ने इसको ये काम कर रहा है। वाई ही इज, अगर हम देखेंगे वाई इज कटिंग, वो एक वुड कटर की एग्जांपल देता है। एक वुड कटर काट रहा है लकड़ी। अगर हम बाहर से देखेंगे हम क्या बोलेंगे? बाहर से हम बोलेंगे इसका एंगर है, डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बोलेंगे इसका एक्सप्रेशन। हम बोलेंगे ये वुड कटर इसलिए काट रहा है, इसको कोई मतलब अच्छा नहीं लग रहा, कोई काम नहीं होगा, या किसी को काटने के लिए नहीं। मैक्स वेबर कहता है हम और डीप जाएंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, हम इसकी मोटिवेशन देखेंगे। वाई ही इज कटिंग, वाज फॉर द वेजेस, मेक फायर, क्या उसको पैसे के लिए काट रहा है, क्या आग जलाने के लिए कर रहा है, तो इसके पीछे हम मीनिंग्स एंड मोटिवेशंस देखेंगे, तब हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग चलेगी, पता चलेगी सोशल एक्शन की। समझ आई बात? वेट ए सेकेंड, ओके आ जाइए यहां पे। वो कहता है टू अंडरस्टैंडिंग द डीप लेवल ऑफ मीनिंग, वेबर सजेस्टेड सोशियोलॉजिस्ट शुड पुट योरसेल्फ इन द शू ऑफ ए पर्सन। वेबर ने कहा इस चीज को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना है? सोशियोलॉजिस्ट को खुद इस सोशल एक्शन में डालना है, खुद ये काम करना है, फिर देखना है इसके पीछे योरसेल्फ इन द शू ऑफ ए पर्सन, जो ये कर रहा है, हुज बिहेवियर यू आर एक्सप्लेन, जिसका बिहेवियर, जिसका सोशल एक्शन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो खुद वहां जाए, वो सोशल एक्शन खुद करे, ताकि उसको पता चले ये चीजें क्यों कर रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है यू शुड इमेजिन, आप ये भी कर सकते हैं योरसेल्फ, आप इमेजिन कर सकते हैं दिस सिचुएशन एंड ट्राई टू गेट द मोटिवेशन बिहाइंड द एक्शन। आपको पता चलेगा ये एक्शन, सोशल एक्शन क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, तभी आप क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक सोशल एक्शन को, जिसको हम फिर बोलते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। लेकिन टाइप सभी काम जो भी हम करते हैं सोसाइटी में, उसको उसने कहा टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन में कि हम कौन कौन से एक्शन सोसाइटी में करते हैं, सारे जो हम एक्शंस करते हैं वो उसने डिवाइड किए खाली 4 एक्शंस में, ठीक है। पहला एक्शन उसने कहा जिसको हम बोलते हैं सिविक रैशनल या इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। रैशनल मतलब रीजन, कैलकुलेटिंग मीन्स एज पर द गोल्स, जैसे ये एक्शन हम किस बेस पे करते हैं, जैसे एग्जांपल आपको अभी एग्जाम क्वालिफाई करना है, कौन सा, आपको KU का एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मीन्स पता है, मीन्स मतलब रास्ता, तरीका क्या है, आपके पास सिलेबस है, आपको सिलेबस पढ़ना है, वो रास्ता आपको क्रॉस करना है, फिर आप अपना गोल हासिल कर सकते हैं। गोल मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई, मीन्स मतलब जो आप मीन्स फॉलो कर रहे हैं, जो आप मटेरियल ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बुक स्टडी कर रहे हैं, तो मीन्स को फॉलो करके आप क्या हासिल कर रहे हैं, गोल हासिल कर रहे हैं। अगर आप ये वाला काम कर रहे हैं तो कौन सा एक्शन आप कर रहे हैं, सिविक रैशनल या इंस्ट्रूमेंटल या रैशनल एक्शन, तो ये काम कौन सा होता है, ये रैशनल एक्शन होता है। आई बात समझ में? तो जो अभी हम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, वो रैशनल एक्शन। बात आई समझ? फिर उसके बाद वो कहता है दूसरा एक्शन जो करता है इंडिविजुअल, वो है वैल्यू ओरिएंटेड, जिसमें वैल्यूज मैटर करते हैं। मीन्स आर एंड इन इटसेल्फ बेस्ड ऑन एथिक्स, वैल्यू, चैरिटी, सत्याग्रह, ठीक है, मॉरल चैरिटी आप करते हैं। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, सोसाइटी में कोई गरीब है, चैरिटी कर रहे हैं, तो वैल्यूज के बेस पे व्हाट इज गुड एंड डिजायरेबल, ये एक्शंस अगर आप कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं किसी को, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, किसी के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा बनेगा, वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, ठीक है। फिर कहता है
फिर करते हैं हम ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन में कहता है नो कॉन्शियस कैलकुलेशन, जैसे आप किसी की डावरी हो गई, किसी की डेथ हो गई, उसके यहाँ आप जनाजे में गए या अंतिम संस्कार में गए, तो वो कौन सी बनती है? ट्रेडिशनल एक्शन। ठीक है, नो कॉन्शियस, इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं करते, यहाँ कैलकुलेट करते मुझे क्या करना है, यहाँ भी कैलकुलेट, यहाँ आपका कैलकुलेट नहीं करते इन चीजों को, ये एक्शंस भी आप करते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। फिर वो फाइनली बोलते हैं आप सोसाइटी में और एक एक्शन करते हैं इंडिविजुअल, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव इमोशनल एक्शन। इमोशनल सोशल एक्शन जो इमोशनल होती है, जो इमोशंस के बेस पे होती है, जैसे पेरेंट्स क्राइंग फॉर डॉटर, ठीक है, पेरेंट्स कभी कभी ट्राई करते हैं, या एंगर रिएक्शन, ठीक है, ये चीजें किसमें आती है? जो इमोशंस के बेस पे करती है। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि इंडिविजुअल जो भी एक्शंस करते हैं वो खाली सभी एक्शंस जो है, सारे एक्शंस, वो 4 ही एक्शंस होते हैं, इन्हीं बेस पे वो एक्शंस होती हैं। तो उस एक्शन को समझना वही होता है स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। और उस एक्शन को कैसे समझना है, उसके लिए उसने मेथोडोलॉजी दी है, वर्सेटाइल अप्रोच। वर्सेटाइल अप्रोच के 2 पार्ट्स, पहले डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद उस इमेजिनेशन, उस पार्ट को इमेजिन करेंगे या खुद उस जगह पे डालेंगे, ताकि हमें सोशल एक्शन क्लियरली से अंडरस्टैंड आ जाए। सोशल एक्शन क्या कहा उसने? पहला उसने कहा उसके लिए जरूरी है, वो सोशल तभी हो सकती है जब उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, यहां सब में इन्वॉल्व होते हैं लोग, गोल, एक्शन, रैशनल। तीसरा कॉन्शियस होना चाहिए इंडिविजुअल, वो क्या कर रहा है। तीसरा कॉन्शियस होना चाहिए। चौथा उसको मीनिंग इसका पता होना चाहिए, एक्शन एंड रिएक्शन हो सकता है सोसाइटी में, तो उसी को इसने क्या कहा? सोशल एक्शन। तो ये समझ में आपको आया होगा, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले और एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, वो ये है, उसने कहा था, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बाद में ये समझाऊंगा, इसने कहा था सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशियोलॉजी किसको स्टडी करते? इन ही सोशल एक्शन को। समझ आई बात? तो साइंस, ये एक साइंस है। साइंस मतलब विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव, ये एक साइंस है। कौन सा? सोशियोलॉजी इज अ साइंस, ये एक साइंस है विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रिटेटिव, ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करता है। किसको? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। डिटेल से अंडरस्टैंड करता है किसको? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन को, जो सोशल एक्शन अभी मैंने आपको समझाया। सो दैट डील्स ओनली विद फैक्ट्स। दुर्खियम अनलाइक ने क्या कहा? सोशियोलॉजी सिर्फ डील करती है किसके साथ? फैक्ट्स के साथ, उसको एक्शन के साथ कुछ नहीं है, उसको फैक्ट्स देखने हैं। इसने कहा नहीं, सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करना है, डिटेल्ड अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू देयर बाय, ताकि हम पहुंचे, कहां पहुंचे? टू अराइव ए कैजुअल एक्सप्लेनेशन, एक कैजुअल एक्सप्लेनेशन पे ऑफ इट इज कॉज एंड इफेक्ट। हमें दोनों पता चले, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। तो ये सब्जेक्टिव मीनिंग को डिफाइन करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब पीपल्स ओपिनियन, लोगों का क्या ओपिनियन है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मीनिंग्स, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं, अब हम सोशल एक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं प्रोटेस्टेंट्स इथिक क्या था। प्रोटेस्टेंट्स इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। देखिए, इसको मैं पहले आपको एक आइडिया दूंगा, सिंपल आइडिया। मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कैपिटलिज्म दुनिया में बढ़ा इकोनॉमी की वजह से। समझ आई बात? उसने कहा कैपिटलिस्ट ने रिसोर्सेज पे कब्जा किया, मटेरियल पे कब्जा किया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा किया, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो क्या बने? कैपिटलिज्म। इसी की वजह से दुनिया में फैला, इकोनॉमी की वजह से। यानी सिंपली अगर हम कहेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या बढ़ा? प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या बढ़ा? कैपिटलिज्म दुनिया में। लेकिन उनको क्या बोलते हैं? उनको मैक्स वेबर बोलते हैं, नहीं, उसकी वजह से नहीं बढ़ा, और भी चीजें हैं। मैक्स वेबर ने एक स्टडी की है जिनको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स और कैल्विनिस्ट्स। इसने कहा दुनिया में कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जिन्होंने खुद वर्क का कल्चर बनाया है। वर्क का कल्चर, वो इतना काम करते हैं कि उसकी वजह से दुनिया में कैपिटलिज्म बढ़ा। उसके लिए वो फिर एग्जाम्पल देते हैं प्रोटेस्टेंट्स इथिक। आई बात समझ में? इसके आइडिया को उसने क्या किया? उसके आइडिया को उसने कहा नहीं, खाली इसी की वजह से नहीं हुआ, वर्क इथिक्स, यानी प्रोटेस्टेंट्स ने ऐसे इथिक्स बनाए थे, वो इतना काम करते थे अपने रिलीजन में, उन्होंने ऐसे इथिक्स बनाए थे जिसकी वजह से कैपिटलिज्म बढ़ा दुनिया में। आई बात समझ? तो वेबर का आइडिया देखते हैं क्या था प्रोटेस्टेंट्स इथिक। वो कहते हैं, देखिए क्या वो कहते हैं, मेन फीचर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स लीड बाय कैल्विनिस्ट्स, ठीक है। चलिए, वो कहता है टाइम इज मनी। उन्होंने एक इथिक बनाया था, टाइम इज मनी, मतलब टाइम ही मनी है, टाइम को जाया मत करो। ये फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है, ये कंसेप्ट क्या? टाइम इज मनी। ये किन्होंने इथिक बनाया था? प्रोटेस्टेंट्स ने ये इथिक बनाया था कि काम ज्यादा करो, टाइम ही मनी है, टाइम को जाया मत करो। टाइम आप कहाँ का खर्च करो?
काम पे करो, ठीक है। तो टाइम इज मनी। उन्होंने कहा बी इंडस्ट्रियस, उन्होंने एक इथिक बनाया था, अपने यहाँ कल्चर बनाया था जिसको हम ओवरऑल कल्चर कहेंगे। उन्होंने अपने रिलीजन में ये बनाया था बी इंडस्ट्रियस। उन्होंने कहा डू मोर वर्क, ज्यादा से ज्यादा काम करो। जब ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सरप्लस बनेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनेगा, लोग अमीर हो जाएंगे, तो उसी की वजह से क्या बनेगा, कैपिटलिज्म बढ़ेगा, वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। बी फ्रूगल, उन्होंने और एक लॉ बनाया था बी फ्रूगल, और एक इथिक बनाया था। उसमें उन्होंने कहा था लिव सिंपल लाइफ टू सेव मनी, सिंपल लाइफ गुजारो और पैसा सेव करने की कोशिश करो। डोंट वेस्टेज मनी, टाइम को जाया मत करो। इन्वेस्ट, पैसों को जाया मत करो। इन्वेस्ट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, जितना हो सके उतना मोर। यानी उन्होंने अपने रिलीजन में ये इथिक्स बनाए थे। प्रोटेस्टेंट्स ने इथिक्स बनाए थे जिन पे वो फिर जिनको वो फॉलो करते थे, और उसकी वजह से ही मैक्स वेबर कहता है इसकी वजह से कैपिटलिज्म बना दुनिया में, ठीक है। तो बी पंक्चुअल, डोंट वेस्ट टाइम, टाइम को जाया मत करो। बी फियर, डरो मत, ठीक है। अर्निंग मनी इज ए लेजिटिमेट एंड इन इटसेल्फ। उनके मेन पिलर्स क्या थे, देखिए। वो कहते थे प्री डेस्टिनेशन इज नथिंग, डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैन ऑफ वेकेशन बनो, वर्ड hard to delight, the world in covers the signal of salvation which were to be found in the economic sources. In short, Calvinists believe in intensive world activities, ठीक है। चलिए उसके बाद they do their hard work for the glory of God। इन्होंने कहा अगर आप गॉड, जितना आप काम करेंगे उतना, मतलब है ग्लोरी ऑफ गॉड आप कर रहे हैं, गॉड के लिए आप उतना काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बनाया था, ऑल वर्क इज सैक्रेड। इन्होंने वर्क को सैक्रेड कहा था। सैक्रेड का मतलब होता है जैसे सैक्रेड हमारे पास रिलीजन बुक्स होते हैं, सैक्रेड, जो जितना आप काम करेंगे उतना आप सैक्रेड, क्या काम को इन्होंने सैक्रेड बनाया, ये अच्छी चीज है, मतलब इसको इन्होंने रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। सॉरी, फिर और क्या किया इन्होंने, इट इज अ कॉलिंग मिशन एंड शुड बी डन इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये मिशन है आपका काम करना, ठीक है। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन हिज ओन ग्लोरी, ठीक है। नो मेडिटेशन ऑफ एनी प्रीस्ट कैन हेल्प अस टू गॉड। कोई भी प्रीस्ट, कोई भी रिलीजन का हेड आपको क्या करवा सकता है, वो ग्लोरी ऑफ गॉड नहीं दिला सकता। नो कंसेप्ट ऑफ प्रीस्ट उन्होंने खत्म किया, ठीक है। उन्होंने कहा वेल्थ हैज टू बी कंजर्व टू गॉड, ठीक है। और कंक्लूजन हम क्या कहेंगे, दिस वाज वन ऑफ द कॉज विच डेवलप्ड कैपिटलिज्म इन यूरोप। किसने कहा, मैक्स वेबर ने कहा। आई बात समझ में, सिंपल, आप यही चीजें याद रखोगे, इसमें ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं। दिस वाज वन ऑफ द कॉज विच डेवलप्ड कैपिटलिज्म इन यूरोप। व्हाई कैपिटलिज्म वाज नॉट डेवलप्ड इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। अब ये क्वेश्चन है कि हिंदुइज्म और इस्लाम में कैपिटलिज्म इसकी वजह से क्यों नहीं बढ़ा। देखिए क्यों, वो कहते हैं बिकॉज दे फॉलो अदर वर्ल्डी एसेटिज्म। अदर वर्ल्डी एसेटिज्म का मतलब होता है कि वो कहते हैं लक्सूरियस लाइफ जो है वो दूसरे दुनिया में है, मतलब जो लाइफ आफ्टर डेथ है, अदर वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं एसेटिज्म, इस दुनिया को वो लक्सूरियस वर्ल्ड नहीं, यहाँ वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। तो अदर वर्ल्ड जो उनके लिए उसको वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लव एवरीथिंग, ठीक है, सॉरी लीव एवरीथिंग, कहते हैं कि यहाँ जो है ये सब छोड़ना है, उसी आखिरत को ज्यादा क्या करना है, उसी पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट्स क्या करते थे, प्रोटेस्टेंट्स फॉलो दिस वर्ल्ड एसेटिज्म। दिस वर्ल्ड एसेटिज्म का मतलब होता है वो कहते थे यही जन्नत है, यही सारा कुछ है, अगर आपका यहां अच्छा नहीं है तो वहां आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैक्स वेबर ने कहा इसकी वजह से क्या बढ़ा, कैपिटलिज्म बढ़ा। कैपिटलिज्म इकोनॉमी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से या लेबर्स को एक्सप्लॉइट करने से नहीं बढ़ा। किसने कहा, मैक्स वेबर ने। याद रहेगा। फिर रैशनैलिटी का कंसेप्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट। ब्यूरोक्रेसी क्या है, सॉरी यहां से, तो वेबरियन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। ब्यूरोक्रेसी वो क्या कहता है, वो कहता है टर्म ब्यूरोक्रेसी फाइंड इट्स ऑरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ब्यूरो मीन्स डेस्क एंड अ गवर्नमेंट विच रन्स फ्रॉम द टेबल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल अगर आप कंसेप्ट समझोगे, वो कहता है ब्यूरोक्रेसी जो है ये दुनिया में वो आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो ब्यूरोक्रेटिक एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर एक बैठा है टॉप पे, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, तो यही लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। जो हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये चलाते हैं मॉडर्न दौर में। दिस वर्ड एम्प्लॉयज अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें। हिस्टोरिकली इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द रूल ऑफ
ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल से इनको बताया जाता था ब्यूरोक्रेसी, इसी को बताया जाता था। इन दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यहाँ पावर कंसंट्रेशन में डिवाइड होता है, इनके पास आधा, इनके पास आधा, इनके पास आधा, ठीक है। इन द हैंड्स ऑफ डिपार्टमेंट उसको पावर दिया जाता है, ठीक है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, इकोनॉमी डिपार्टमेंट, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो पावर डिफरेंट डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है ताकि ब्यूरोक्रेटिक रूल से सोसाइटी को चलाया जाए। सोशलॉजिस्ट जो हैं वो रिगार्ड करते ब्यूरोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज फाउंड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट बनाती है, इसमें रूल्स है, परस्यूइंग ए वाइड वैरायटी ऑफ द गोल्स, ताकि गोल्स को वाइड वैरायटी जो गोल्स हमें हासिल करने हैं वो हासिल हो जाए। ए टेक्निकल टर्म इन सोशियोलॉजी ब्यूरोक्रेसी एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर, ये मैक्स वेबर ने कांसेप्ट दिया। ही गिव इट इज अ प्रिसाइज डेफिनेशन एंड सजेस्टेड दैट इट वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म, उसने कहा ये सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म है फ्रॉम द रैशनल परस्यूट ऑफ गोल्स, फॉर द रैशनल परस्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अगर आपको क्या गोल्स हासिल करने हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन के बेस पे। तो डेफिनेशंस में उसने क्या कहा, उसने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है इज अ टाइप ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हायरार्किकल हायरार्किकल आप समझते हो, हायरार्की 1 2 3 4 हेड, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, ठीक है, विच इज डिजाइनड, इसको डिजाइन किया गया रैशनली, लेकिन उसको रैशनल रीजन के बेस पे, ऐसे ही किसी को हेड नहीं बनाया गया। तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले था कोई हेड था, यानी लुइस जो ये थे, लुइस किंग लुइस थे, उसका बेटा 16 था, विदाउट रैशनैलिटी वो उसके काबिल ही नहीं था, लेकिन वो फिर भी रूल कर रहा था। नहीं, मैक्स वेबर कहता है यहाँ हायरार्की है लेकिन यहाँ रीजन के बेस पे है। अगर कोई आईएएस है, उसने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, केस है वो उसके अंडर है, उसने इससे छोटा एग्जाम, अगर कोई क्लर्क है उसने उससे छोटा एग्जाम किया, क्वालिफाई किया है, तो ये रीजन के बेस पे, लॉजिक के बेस पे है। टू कोऑर्डिनेट, ताकि कोऑर्डिनेट किया जाए किसको, द वर्क ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स इन द परस्यूट ऑफ लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, सभी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के वर्क को कोऑर्डिनेट किया जाए, क्यों, इन द परस्यूट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाए, स्टेट को चलाया जाए। आई बात समझ में। तो वेबर आल्सो सेड, वो कहता है ब्यूरोक्रेट्स आर द ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रैशनल प्रिंसिपल्स, रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफिशियल्स होते हैं ये, जिनको रैंक किया जाता है हायरार्किकल ऑर्डर में, ठीक है, हायरार्किकल एंड ऑपरेशंस आर कैरेक्टर्स बाय इम्पर्सनल रूल्स, यहाँ इम्पर्सनल रूल्स होते हैं, यानी इनके पर्सनल रूल्स नहीं होते हैं, यहाँ स्टेट के रूल्स पे ये लोग काम करते हैं। टैलकॉट पार्सन को हमें नहीं देखना है, इन दोनों को छोड़ो, हमें वेबर का ही आइडिया देखना है, ठीक है। तो चलते हैं वेबर क्या कहते हैं फिर नेक्स्ट में। तो द प्राइम आर्किटेक्टर ऑफ द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वेबर वाज द फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट टू एनालाइज द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी पहले किसने एनालाइज किया था, मैक्स वेबर ने, फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वेबरियन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। वेबर इंटरेस्टेड इन द नेचर ऑफ पावर, Weber interested in the nature of power and authority of his realization of inevitability of rationality in the operation of large scale administrative organ lead to him establish a theory of organ। जब इसने इस चीज को कहा कि मॉडर्न जो गवर्नमेंट है वो रैशनल बेसिस पे डिपेंडेंट है, तो उसने वेबर ने क्या कंसेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। वेबर फेल्ट दैट द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल एंटरप्राइजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक फील्ड वुड बी इम्पॉसिबल। उसने कहा इस दौर में कोई भी काम, चाहे एंटरप्राइजर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो, इकोनॉमिक फील्ड्स में कोई भी काम पॉसिबल ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इज अ डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द मॉडर्न एरिया ही मेंटेन्ड, ये मॉडर्न एरिया का बेस्ट फॉर्म है। तो वेबर ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट दैट हैज बिकेम इंडिस्पेंसिबल फॉर द रैशनल अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ एनी ऑर्गन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ब्यूरोक्रेसी कैन बी अंडरस्टूड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसके स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी अगर आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टर्स है, फिक्स्ड ऑफिशियल ज्यूरिसडिक्शन एरिया, इसमें फिक्स्ड ये रखा गया, आईएएस का डिस्ट्रिक्ट रहेगा, केस का डिपार्टमेंट रहेगा, क्लर्क अपने होगा, अपने डिपार्टमेंट के जॉब वो अपने ही डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो ये वाले जो है ये अपने एरिया में काम करेंगे, ये वाले अपने इनका, इसमें फिक्स्ड एरिया है ऑफिशियल्स का कि ये ज्यूरिसडिक्शन आपके पास है, ये ज्यूरिसडिक्शन आपके पास है, यहाँ आपको काम करना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक कंसिस्टेंस ऑफ वेरियस स्टेट्स ईच ऑफ व्हिच हैज इट्स ओन फिक्स्ड ऑफिशियल ड्यूटी, हर किसी की अपनी अपनी। दे आर क्लियर कट रिटन रूल्स एंड गवर्नमेंट, इसके लिए क्लियर कट रिटन रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए। हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी, इसमें हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी होती है, हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी
अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी को हायरार्की तरफ, पहला 1 2 IAS के पास एक अथॉरिटी, KS के पास एक अथॉरिटी, क्लर्क के पास एक अथॉरिटी, ठीक है, डिपार्टमेंटल पियान के पास एक अथॉरिटी, सबको अथॉरिटी बांटी गई है अलग अलग से, ठीक है। उसके बाद जिसको हम बोलते हैं ये ब्यूरोक्रेट, सॉरी यहाँ से अजान शुरू हो चुकी है, तो ये आप अब खुद क्लियर करेंगे, आप ये खुद पढ़ेंगे ये चीज़ें।